आसिफ शरीफ साहब, ये बताइए कि ये जो प्रोसेस आपने किया है, अगर मैं कहूँ कि एक आम किसान जो नारोवाल का है या मरीदके का है या शेखुपुरा में किसी और जगह का है, तो उसको आप कैसे एजुकेट कर सकते हैं, कैसे बता सकते हैं कि आपने कहाँ से शुरू किया? इस तरह से मतलब कि लेवल पहले आपने लैंड लेवल की लेज़र से, और उसके बाद फिर क्या हुआ, किस तरह से पानी, और आप बता रहे थे कि एक ही खाले से इसको पानी दिया गया, तो कैसे हुआ इसको शुरू से लेकर आखिर तक ये जो क्रॉप अब तक पकी है, वो क्या प्रोसेस है, वो लोगों को गाइड करने के लिए ज़रा बताइए। देखो, ये क्रॉप प्रोडक्शन एक प्रोसेस है। आप प्रोसेस डिटरमिन करते हैं यील्ड को टारगेट रख के। पहले सबसे पहला स्टेप ये होता है कि आप ये अंदाज़ा करते हैं कि जी मैं यहाँ से 200 मन यील्ड लेना चाहता हूँ। अब 200 मन यील्ड लेने के लिए फिर आपको कौन सा बीज चाहिए जो उतनी यील्ड दे सके, कितनी खाद, कितना पानी, कितनी बीज, कितने पौधे फी एकड़ चाहिए और कितने फासले के ऊपर चाहिए, सारी चीज़ों को अगर आप एक्यूरेटली करेंगे तो आपको वो यील्ड आ जाएगी। ये एक ज़राअत को आप समझें कि ये इंडस्ट्री है। इंडस्ट्री में आप पहले सोचते हैं कि मैंने इस फैक्ट्री से इतनी प्रोडक्शन लेनी है और उसके मुताबिक आप उसका प्रोसेस बैक करते हैं। इसी तरीके से ज़राअत में आप पहले डिटरमिन करना पड़ता है कि जनाब मेरी ये यील्ड जो है 150 मन होनी चाहिए और 150 मन लेने के लिए मुझे क्या अमल करने हैं, उसके मुताबिक करेंगे, आपकी 150 मन यील्ड आ जाएगी। सो सबसे पहला काम जो है उसमें पानी का है। पानी पौधे के लिए उसी तरीके से है जिस तरह इंसान के लिए खून है। पानी अपने अंदर खुराक को हल करता है और ऑस्मोसिस प्रोसेस से पौधे के ऊपर पानी जो है वो चढ़ता है और हर प्लांट सेल को एनर्जाइज करता है। दैट मीन्स कि जितना पानी पौधे ने अपने लिए ऊपर इस्तेमाल किया, सिर्फ वही पानी है जो हमारे लिए कारआमद है। बाकी सारा पानी हम ज़ाया कर रहे हैं। पानी ज़ाया होने के दो तरीके हैं। एक तो वो पानी है जो पानी लगाते हैं और ज़मीन के नीचे चला जाता है, यानी कि हमारी जड़ों से दूर निकल जाता है, वो पानी हमारे लिए ज़ाया हो गया। और दूसरा वो पानी है जो हमारा पानी खड़ा है और वो हवा में इवेपोरेट कर रहा है। अच्छा, जो हवा में पानी इवेपोरेट हो रहा है उसका एक तो नुकसान ये है कि पानी ज़ाया हो गया। दूसरा नुकसान उसका ये है कि वो अपने अंदर जो नमकियात हैं वो ज़मीन के अंदर छोड़ गया, इसलिए हमारी ज़मीनें कलराठी हो रही हैं। तीसरा उसका नुकसान है कि वो पौधे की जड़ों को नुकसान पहुंचा गया। आप इसकी मिसाल ये देखें कि घर में आपने एक गमला रखा हुआ है, गमले के नीचे सुराख है। सुराख इसलिए रखा हुआ है आपने ताकि ज़्यादा पानी अगर पड़ जाए तो पानी नीचे से निकल जाए। ये जो प्रोसेस हुआ है, इसमें सबसे पहला अमल आपने क्या किया ज़मीन के ऊपर? पहला अमल यह किया कि फार्म की डिज़ाइनिंग की, कि लंबे खेत बनाए। ये जो खेत है ये 10 एकड़ लंबा है, यानी कि 2000 फुट लंबा है, और इसका एक ही तरफ खाला है, एक ही तरफ से लंबाई में पानी जा रहा है और इसके दरमियान में टेढ़ी कोई वाट, कोई खाला, कोई बंदा नहीं है। इससे बेशुमार हमारी ज़मीन सेविंग हुई, लैंड की सेविंग हुई। दूसरा प्रोसेस था कि पनीरी जो थी हमने वो 10 दिन पुरानी लगाई, यानी कि नॉर्मली 6 हफ्ते की पनीरी को खेत में ट्रांसप्लांट किया जाता है। हमने 10 दिन की पनीरी को ट्रांसप्लांट किया, जिससे फ़ायदा हुआ कि वो बूटा ज़्यादा मारती है, उससे टिलरिंग ज़्यादा होती है, उसमें विगर ज़्यादा होता है। दूसरा ये किया कि पूरी दुनिया में आज तक राइस की ट्रांसप्लांटिंग मडी सॉइल में हुई है, यानी कि पानी हम देते हैं, कद्दू करते हैं, पानी खड़ा रखते हैं, फिर बंदे बेचारे जाके उसमें पौधे लगाते हैं। दुनिया में पहली दफ़ा हमने ये किया कि हमने कहा जी कि हम इसको ड्राई सॉइल में ट्रांसप्लांट करेंगे। हमने मशीन ईजाद की जो पहली दफ़ा हुई, जिसने खुश्क ज़मीन में पौधों को लगाया और उसके बाद 5 पौधे लगाने के बाद फिर हमने इसको पानी दिया। अच्छा, पानी देने के बाद फिर इसकी गोडी की और इसके बाकी सारे प्रोसेस जो है उसके लिए मशीनें ईजाद हुई। नहीं, ये सारी मशीनें जो हैं ये आपने खुद यहाँ यानी पाकिस्तान में बनी है या बाहर से कहीं से लाए? ये सारी मशीनें पाकिस्तान में बनी हैं और हमने खुद डिज़ाइन की हैं और किसी से कोई डिज़ाइन चोरी नहीं किया और किसी से कोई आइडियाज़ भी नहीं लिए। ये मसला ये है कि यहाँ पे इस मुल्क में तो ये बात समझी नहीं जाती, लेकिन असल में सिर्फ ज़रूरतमंद ही मशीन ईजाद करता है। इंजीनियर्स जो हैं वो मशीन को उसको रिफ़ाइन करते हैं, उसको बेहतर करते हैं। मैं एक फार्मर हूँ, 35 साल से ख़ुद काश्त करता हूँ और ख़ुद फार्मर हूँ, और मैंने बहुत सारी मशीनें ईजाद की हैं इस मुल्क में, जिसमें
चावल से पहले आलू और उसके बाद मक्की और उसके बाद कॉटन और उसके बाद शुगर केन की सारी मशीनें ऐसी जो जितनी भी आज इस वक्त अच्छा फार्मर मशीनें इस्तेमाल कर रहा है मोरल सारी मेरी ईजाद की हुई हैं या उसको इंट्रोड्यूस किया हुआ है। सो एक, एक, एक जो बेड है उसके ऊपर कितने पौधे लगाए गए हैं और लेज़र लेवल करने पे क्या खर्चा आया है फी एकड़, और उसके बाद जो प्रोसेस है खाद कितने की आई, यानी उसकी लागत जो है फी एकड़ कितनी बनती है। अगर 130 मन उसने पैदावार लेनी है धान की, तो उसकी लागत क्या है, उसको प्रॉफिटेबिलिटी कितनी वाटर सेविंग में, यानी अगर उसका ये अकाउंट ही हम देखना चाहें तो क्या है। बात यह है जी कि 30 से 35,000 एकड़ 35,000 रुपये से ज़्यादा फी एकड़ खर्चा नहीं है, लेकिन 35,000 एकड़ में कम से कम 6-7 हज़ार रुपये एकड़ वो है जो वन टाइम कॉस्ट है, एक ही दफ़ा करनी पड़ेगी ज़मीन लेवल करने की, खाले बनाने की और सारा उसका करने के लिए। उसके बाद बाकी सारी सीड और फर्टिलाइज़र और पानी की कॉस्ट है या मैन आर की। आई मीन के एक बार अगर आपने खेत को लेवल करा दिया लेज़र से, उसके बाद ज़रूरत नहीं है। उसके बाद 2-3 साल अगर ऑपरेटर अच्छा है तो 4-5 साल बाद उसको बहुत ही हल्के से ब्लेड की ज़रूरत है, अगर ड्राइवर अच्छा है तो। अगर ड्राइवर नालायक है तो वो उसको अगले साल ही ख़राब कर देगा। सो ड्राइवर इस वक्त फार्म मैकेनाइजेशन में सबसे इम्पॉर्टेंट रोल जो है वो ट्रैक्टर ऑपरेटर का है, और ट्रैक्टर ऑपरेटर की ट्रेनिंग के लिए बहुत ही ज़्यादा हमें कोशिश करनी चाहिए कि अच्छे ट्रैक्टर ऑपरेटर बने। ठीक है, 35,000 की लागत आ गई उसकी, 35,000 फी एकड़ उसका खर्चा हो गया, तो फिर क्या प्रॉफिट क्या है? प्रॉफिट देख लीजिए आप, अगर 130 मन 600 रुपये मन भी लगाएं आप तो 60,000 एक हो गया और 90,000 रुपये आपका आ गया, यानी कि एक 100 दिन की फसल में आपने 35,000 लगा के तकरीबन 1 लाख रुपए कमा लिया। और क्या चाहिए? तो ये 1 लाख रुपए फी एकड़ पैदा जो प्रॉफिटेबिलिटी है, ये तो कहीं भी नहीं है। मैं कहता हूँ जी इस वक्त पूरी दुनिया में ज़राअत से बेहतर कोई कारोबार नहीं है। मैं गारंटी कर सकता हूँ कि पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा प्रॉफिटेबल काम जो है वो ज़राअत है, क्योंकि प्राइसेस जो हैं फूड की बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ कर गई हैं, प्रोडक्शन टेक्नोलॉजीज़ इम्प्रूव हो गई हैं। हम एक खेत से जहाँ 30 मन से निकाल रहे थे हम वहाँ से ही 150 मन निकाल सकते हैं। सो अगर सही तरीके से फार्मिंग की जाए तो इससे बेहतर कोई कारोबार नहीं है इस वक्त। मशीन का एक फ़ायदा भी एक नुकसान भी है, जो लेबर होगी वो किधर जाएगी, ये एक बड़ा अहम क्वेश्चन लोग करते हैं। और दूसरा ये कि 1 एकड़ में कितनी लेबर दरकार हो। देखिए जी, लेबर तो पहले रही नहीं है। बात यह है कि फार्मर की जो इस वक्त इनकम की सिचुएशन है उसमें ज़्यादा से ज़्यादा 150 रुपया पर डे से ज़्यादा पे नहीं कर सकता फार्मर। सो जितने भी काम के लोग हैं सारे शहरों में माइग्रेट कर गए हैं। फार्म में यहाँ पे हमारी लेबर ही नहीं मिलती। आप पूरा देखें, इस पूरे कैमरा दौड़ाएं, कहीं आपको बंदा नज़र नहीं आएगा। गांव खाली हो गए हैं इसलिए कि यहाँ पे वो उनकी लिविंग अफोर्ड ही नहीं कर सकते, बिकॉज अब इनकी लिविंग तब इम्प्रूव होगी कि हम क्रॉप की प्रोडक्शन बढ़ाएं, और प्रोडक्शन तब बढ़ेगी कि नई टेक्नोलॉजी आए और उसको मैकेनाइज करें। पहली बात तो ये। दूसरी बात, गवर्नमेंट कितनी सब्सिडी दे तो ये फार्म डेवलप हो जाएगा। मिसाल के तौर पर एक गांव है, एक गांव के लोग मिल के अगर 10 मुरब्बे में, ठीक है जी, वो ये सारा अमल करते हैं तो गवर्नमेंट की कितनी सब्सिडी दरकार? मैंने इनसे रिक्वेस्ट की है गवर्नमेंट से कि जी हर तहसील में एक शोकेस फार्म बनाया जाए जो फार्मर्स के लिए ट्रेनिंग सेंटर हो, ऑपरेटर्स के लिए ट्रेनिंग सेंटर हो, वहाँ पे फार्मर आए। नहीं, आप गवर्नमेंट का मशीनरी की जो है उसको फराहम करने में कोई रोल नहीं देखते? मैं अर्ज़ कर रहा हूँ ना कि मशीनरी सिर्फ अगर दे दी जाए और उसको उसका चलाने का तरीका ना बताया जाए, उसको पूरी टेक्नोलॉजी ना दी जाए। पहले तो असल मशीनरी आएगी तो फिर वो तरीका आएगा ना। नहीं, पहले देखे ना, पहले ड्राइवर को ड्राइविंग सिखाते हैं, ड्राइविंग सिखाने के बाद फिर उसको गाड़ी पकड़ाते हैं। सबसे पहली चीज़ यह है कि हम ट्रेनिंग जो है उसको ठीक करें, ट्रेनिंग सेंटर्स बनाएं और उस वहाँ पे टेक्नोलॉजी को डिस्प्ले करें, क्योंकि सीइंग इज़ बिलीविंग। फार्मर देखेगा फिर उसके ऊपर यकीन आएगा। अगर उसको यकीन आ गया तो फिर उसको सब्सिडी की भी ज़रूरत नहीं रहेगी। सब्सिडी तभी ज़रूरत होती है कि वो यकीन नहीं कर रहा जी। अब सब्सिडाइज करने की ज़रूरत ही नहीं है अगर आप बिलीव करते हैं कि जनाब ये टेक्नोलॉजी आपके बेनिफिट में है। और ये सिर्फ तभी होगा कि अगर आप शोकेस करेंगे फार्म को, और शोकेस करके उसको टेक्नोलॉजी दिखाएंगे, उसके सारे प्रोसेस को समझाएंगे, और फिर उन्हीं लोगों में से एंटरप्रेन्योर्स को डेवलप करेंगे जिनको आप मशीनरी के लिए एड कर दें। जी आसिफ साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। नाज़रीन, हम यहाँ पे एक ऐसे फार्मर से गुफ्तगू कर रहे थे जिसने पाकिस्तान में धान की फसल के हवाले से एक इनकलाब किया है।
ये ना सिर्फ पाकिस्तान के लिए एक मिसाल है बल्कि दुनिया भर में 130 मन फी एकड़ की पैदावार एक बहुत बड़ा टास्क था जो पाकिस्तान में अचीव किया गया है। हुकूमत का इसमें जो किरदार है वो आसिफ शरीफ साहब ने हमें बताया है। अब अरबाब हुकूमत को चाहिए कि वो इस सिलसिले में जल्द से जल्द कोशिशें करें और अमली तौर पर एक आम किसान तक ये टेक्नोलॉजी पहुँचाने की जो है वो तगोदो की जाए। हमारे प्रोग्राम का वक्त ख़त्म होता है। जुल्फ़िकार अली को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।